नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। आज फिर हम चर्चा करेंगे जातिगत जनगणना की। जातिगत जनगणना को लेकर के क्यों पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है, इसी को लेकर के बात करेंगे। जो पार्टियां इस जातिगत जनगणना की वकालत कर रहे हैं वो भविष्य में क्या होंगे, इस पे भी बात करेंगे। कांग्रेस कार्य समिति की आज बैठक हुई थी, उसमें जातिगत जनगणना पर मंथन किया गया। प्रस्ताव पारित करके ये कहा गया जो मोदी सरकार जातिगत जनगणना कब कराएगी और कब से ये शुरू होगा, इसकी खुलासा करे। आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना का निर्णय लिया है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है, लेकिन वो कब से शुरू होगी जातिगत जनगणना, इसका उसमें कोई जिक्र नहीं है। 2021 के आम बजट में लगभग 8,275 रुपये या 294 रुपये का प्रावधान किया गया था, लेकिन इस बार जो फरवरी महीने में ये बजट पास किया गया है उसमें मात्र 575 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इतने कम पैसे में जातिगत जनगणना या जनगणना जो है वो कराना संभव नहीं है। मोदी सरकार ने डेट भी अनाउंसमेंट नहीं किया है जो जातिगत जनगणना कब से शुरू होगी। हाँ, नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी जब जातिगत जनगणना की बात की थी तो नरेंद्र मोदी ने कहा था ये जो बात कर रहे हैं इस तरह की बात करने वाले अर्बन नक्सल मिजाज के होते हैं। सवाल खड़े होते हैं। डेडलाइन तो मिल गया, तो डेडलाइन क्या, कब कराएंगे? जनसंख्या आपको 2021 में कराना चाहिए था। आप बहाना देते हैं कोविड महामारी आ गई। कोविड महामारी के समय 50 से भी अधिक देशों ने जनसंख्या कराई, पर हमारे देश में जनसंख्या नहीं हुआ, सेंसस नहीं हुआ। कोविड महामारी 23 में नहीं था, 24 में नहीं था। 2-3 साल तो आपके पास थे जनसंख्या कराने के लिए, नहीं कराया। ठीक एक साल पहले जब प्रधानमंत्री हर एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, जब अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के रूप में पेश कर रहे थे, ये उन्हीं का शब्द है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं। 28 अप्रैल को 2024 को वो कहते हैं कि जो लोग कास्ट सेंसस की बात करते हैं वो अर्बन नक्सल हैं। प्रधानमंत्री अर्बन नक्सल कब से बन गए? गृहमंत्री अर्बन नक्सल कब से बन गए? हम सोच रहे थे कि गृहमंत्री नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं सब जगह, गृहमंत्री भी अचानक अर्बन नक्सल बन गए, प्रधानमंत्री अर्बन नक्सल बन गए। ठीक एक साल पहले एक चैनल के इंटरव्यू में, तो ये सब हमारे कागजात नहीं है, ये सब सबको उपलब्ध है। जो कास्ट सेंसस की मांग कर रहे हैं उनकी विचारधारा, उनकी सोच अर्बन नक्सल की सोच है। प्रधानमंत्री ये कहते हैं। प्रधानमंत्री की कल शाम को क्या हो गया? अर्बन नक्सल नहीं याद आया आपको? और आपने धूमधाम बड़े तरीके से ये कहा कि हम जाति जनगणना कराएंगे और इसका श्रेय देने में लगे हुए हैं सभी मंत्री और प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, अलग अलग मंत्री, सरकार के प्रवक्ता। 11 साल से प्रधानमंत्री ने जाति जनगणना के बारे में चुप्पी नहीं तोड़ी। बार बार ये मांग की गई कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से।
कांग्रेस पार्टी CWC की बैठक में इस बात का जिक्र किया गया कि तेलंगाना का मॉडल जो है, जो जातीय सर्वेक्षण किया गया है, उसी मॉडल को अपना करके भारत सरकार जातिगत जनगणना कराए। अब दक्षिण भारत और उत्तर भारत में क्या फर्क है, ये पूरे देश की जनता जानती है। उत्तर भारत में आपको याद होगा, जो कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि आंध्र प्रदेश की जनता बच्चे ज़्यादा पैदा करे। वहाँ की आबादी जो है, यानी दक्षिण भारत की आबादी जो है वो लगातार कम हो रही है और उत्तर भारत की आबादी जो है वो लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण आबादी बढ़ने के कारण लोकसभा का जो परिसीमन होने वाला है उस पे काफ़ी असर पड़ने वाला है। यानी दक्षिण भारत में लोकसभा की सीटें कम हो जाएगी और उत्तर भारत में लोकसभा की सीटें अभी भी ज़्यादा है और उस जनगणना के आधार पे और बढ़ जाएगी। नतीजा यह होगा कि दक्षिण भारत के सांसदों की संख्या कम हो जाएगी अगर उसे फॉलो किया गया तो, और उत्तर भारत के सांसदों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना सरकार के मॉडल का जिक्र कर रही है, तो उस मॉडल में ये है जो सलाहकार समिति बना करके, एक समिति बना करके पारदर्शी तरीके से ये जातीय गणना करानी चाहिए। आपको याद होगा बिहार में जातीय सर्वेक्षण हुआ था, लेकिन तमाम तरह के सवाल उठे। बिहारी हमारे यहाँ कोई नहीं पहुँचा और हमारी जाति लिख दी गई। तो इस तरह से जाति गणना बिहार में की गई और उस जातिगत जनगणना पर, जातिगत सर्वेक्षण पर खुद राहुल गांधी तक को भरोसा नहीं था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो किस तरह से जातिगत जनगणना किए गए बिहार में। हर 10 साल जो जनगणना कराया जाता है, 51 में हुआ, 81 में हुआ, 71 में हुआ, 81 में हुआ, 91 में हुआ, 2001 में हुआ, 2011 में हुआ और 2021 की जनगणना के बारे में 24 दिसंबर 2019 को निर्णय लिया जाता है और कहा जाता है कि इस पर 8,254 करोड़ रुपया खर्च होगा और विस्तार से इस जनगणना की डिटेल दी गई है। कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, कितने एन्यूमरेटर रहेंगे, क्या क्या जानकारी हासिल की जाएगी। 2021 की जनगणना, इस प्रेस रिलीज में जाति शब्द शामिल नहीं है। ये 3 चीज शामिल है: हाउस लिस्टिंग यानी कि घर लिस्टिंग, हाउसिंग सेंसस यानी कि कितने घर हैं, कितने लोग रहते हैं, कौन कौन रहते हैं, और पॉपुलेशन एन्यूमरेशन यानी कि जनसंख्या कितनी। यही 3 बातों का जिक्र किया गया है। ये कांग्रेस पार्टी का कोई दस्तावेज नहीं है, ये पीआईबी का प्रेस रिलीज है 24 दिसंबर 2019 का, 6 साल पहले। सब लोग जानते हैं कि ये जनगणना नहीं कराया गया अब तक, 6 साल हो गए हैं और अचानक अप्रत्याशित तरीके से कल सरकार की ओर से घोषणा हुई कि अगले जनगणना में जाति भी शामिल होगा। जैसा कि कल राहुल जी ने कहा, हेडलाइन तो दे दिया पर डेडलाइन कहां है? डेडलाइन के बिना हेडलाइन में तो प्रधानमंत्री बहुत माहिर है। उन्होंने कह दिया क्या कि शामिल होगा और राहुल जी ने कल सवाल उठाया, आप एक रोड मैप देश के सामने रखिए। 6 साल से हम इंतजार कर रहे हैं इस जनसंख्या का। आप ही ने 24 दिसंबर 2019 को निर्णय लिया था
तब तो जाति का कोई जिक्र नहीं था। अचानक कल आपने कह दिया कि जाति जनगणना इस जनगणना के जो जनगणना कराया जाएगा उसमें शामिल है। 2025-26 में गृह मंत्रालय में जो सेंसस कमिश्नर का ऑफिस है, जो सेंसस कराता है, जो जनगणना कराने की जिम्मेदारी दी गई है, इस ऑफिस को 2025-26 के बजट में 575 करोड़ रुपया आवंटन हुआ है। 575 करोड़। और 24 दिसंबर 2019 को नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है जनता को कि जनगणना कराने के लिए 8,254 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो पहला सवाल यह है, 575 करोड़ में आप कौन सी जनसंख्या कराएंगे? जाति को छोड़िए, जो साधारण से जो आप करवाते हैं हर 10 साल, वो भी नहीं है। तो मंशा क्या है, मानसिकता क्या है, मकसद क्या है? हेडलाइन कोई डिटेल नहीं, बजट में आवंटन नहीं। ये है हकीकत। 2019 का निर्णय जहां जाति शामिल नहीं है, और कल शाम का अब जातिगत जनगणना जो होनी होगी तो उसका नतीजा क्या होगा, ये देखिए। कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि संविधान के अनुच्छेद 15(5) में इसे तत्काल लागू करना चाहिए। 15(5) का जो ये अनुच्छेद है, इसके तहत प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है उसमें भी ये आरक्षण जो है उसको लागू किया जाएगा। और आरक्षण जो फिलहाल 50% 50% है, वो बढ़ करके जितना सरकार रखना चाहेगी वो 69% तक सरकार कर सकती है। अभी पूरे देश में निजी संस्थान जो है वो वहाँ की पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है। सरकारी कॉलेज हो या स्कूल हो, वहाँ की पढ़ाई काफ़ी बदहाल स्थिति में पहुँच गई है। नतीजा यह हो रहा है कि सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ भाग रहे हैं। तो अब ये कहा जा रहा है जो 15(5) के तहत निजी संस्थानों में, अनुच्छेद 15(5) के तहत निजी संस्थानों में भी आरक्षण को लागू किया जाए, ताकि इन बच्चों, जो भी रिजर्व कैटेगरी के बच्चे होंगे, वो निजी संस्थानों में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ पाएंगे और नौकरी पा पाएंगे। अब इसको लेकर के काफ़ी बवाल होगा। प्राइवेट स्कूल हो या प्राइवेट और ये इंडस्ट्री हो, उसमें कैसे रिजर्वेशन, हमें मेरी मर्जी, मैं दूं या न दूं, सरकार कौन होती है? हम जब फाइनेंस नहीं लेते, सरकार जब मदद नहीं देती है, तो हम क्यों आरक्षण वहाँ लागू करेंगे? सवाल ये उठेगा। और ये इतना आसान नहीं है जो इसको लागू कर दे। रिपोर्ट है, रिपोर्ट नहीं, जो सवाल जवाब के रूप में जब मैं मंत्री था, ये आपको मिल गया। ग्रामीण भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011, ये शहरी इलाकों में भी हुआ और ग्रामीण इलाकों में भी। और हमने मांग की 2014 से कि ये जाति जनगणना को लेकर जो जानकारी हासिल की गई थी इस जनगणना द्वारा, अब इसको प्रकाशित कीजिए। उस पर चुप्पी नहीं हुई, खुद नहीं कहा। कांग्रेस अध्यक्ष खुद राज्यसभा में उठाए, राहुल जी बार बार लोकसभा में उठाए, सभी मंत्रियों ने उनकी आलोचना की। पर कल एक नया चैप्टर खोला गया कि हम चाहते हैं कि
जाति जनगणना हो, और ये प्रधानमंत्री की सोच से ये निर्णय लिया गया। तो 11 साल आप चुप रहे। के बारे में कल अश्विनी वैष्णव जी बहुत कुछ बोले। ये 2011 में, जैसा कि मैंने कहा, ग्रामीण और शहरी भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 में कराया था। करीब 25 करोड़ परिवारों से जानकारी हासिल की गई थी। जाति की जानकारी और सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी। ये बात सच कि जाति की जानकारी जो हासिल की गई थी इस सर्वे में, वो प्रकाशित नहीं किया गया क्योंकि उसमें कुछ खामियां, कई खामियां थी। 2012 में, 2013 में मैं खुद मंत्री था और मैंने खूब कोशिश की राज्य सरकारों से मिलकर कि जो खामियां हमने पाई हर एक राज्य में, उसको हम कैसे सुधार सकते। बाद में इलेक्शन आया, कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा, हम जानकारी प्रकाशित नहीं कर पाए। पर मुझे खुशी है कि ये जो जानकारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को लेकर जो जानकारी हासिल की गई थी इस सर्वेक्षण से, इस सर्वे से, वो आज भी मोदी सरकार उसका इस्तेमाल कर रही है। यानी कि जो पुराने जमाने में जो बीपीएल कहा जाता था, बिलो द पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, वो बीपीएल नहीं है अभी ये सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी जो अभाव है, डिप्रीवेशन है, उसके आधार पर सभी सामाजिक कल्याण कार्यक्रम लागू होते हैं। और मोदी सरकार ने उसी जानकारी को इस्तेमाल किया। पर जाति को लेकर जो जानकारी हासिल की गई थी, इसमें सुधार चल रहा था 2013 में, खासतौर से वो पूरा नहीं हो पाया। चुनाव के पहले अचानक सरकार ने उस पर रोक लगा दी और सरकार की ओर से ये कहा गया कि जाति जनगणना हम नहीं कराएंगे। अगर राज्यों को करना है करने दीजिए, पर हम नहीं करेंगे। साथियों, हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान जिम्मेदारी सेंसस कराने की केंद्र सरकार की होती है। यूनियन लिस्ट, यानी हमारे देश में करीब 1250 अनुसूचित जाति हैं और करीब 750 अनुसूचित जनजाति है। करीब, जैसा कि मैंने कहा, मानकर चलिए 1250 अनुसूचित जाति और मानकर चलिए 750 अनुसूचित जाति। इन सारी जातियों की जनसंख्या क्या है, वो 1951 की जनसंख्या से मिल रहा है। तो 2021 में अगर मोदी सरकार कराती, तब उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भी जनसंख्या आपको मिल जाए। तो एक्स्ट्रा क्या है कास्ट सेंसस? एक्स्ट्रा ये है कि ओबीसी की जो जनसंख्या है, जो नहीं ली गई थी 1951 से, वो ली जाए। तो जनसंख्या में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने अपर कास्ट हैं, कितने ओबीसी हैं, वो भी मिल जाएगा। ऐसे तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या आपको मिलेगी ही, पर एक्स्ट्रा आपको अतिरिक्त जानकारी क्या मिलेगी
कि ओबीसी की जनसंख्या क्या है और जो नॉन ओबीसी है, नॉन शेड्यूल्ड कास्ट है, नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब है, उनकी भी जानकारी आपको मिले। तो पूरी जानकारी, जैसा कि राहुल जी बार बार कहते थे, ये एक्सरे आपको मिल जाएगा। समाज में जाति आधारित जनगणना करेंगे तो आप जनगणना की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अलग अलग जातियों की जनसंख्या क्या है, और क्यों हम ये जानकारी चाहते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में आरक्षण जनसंख्या पर दिया जाता है। इसके बारे में मैं अभी बात करूँ। तो दूसरी बात, बिहार के चुनाव के को मद्देनजर रखते हुए कल शाम को इन्होंने कास्ट सेंसस की घोषणा। मैं आपको बता दूं, बिहार में कास्ट सर्वे हो चुका है, नई बात नहीं होगी। बिहार में, तेलंगाना में हो चुका है, और बिहार में 65% रिजर्वेशन दिया गया है, और तेलंगाना में भी कास्ट सर्वे के मुताबिक रिजर्वेशन दिया जा रहा है। मुसीबत आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में पहली बार 28 सितंबर 1962 में एक मशहूर केस है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं मैं वो जजमेंट आपको दिलवा दूंगा, M.R. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। M.R. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, सुप्रीम कोर्ट में 28 सितंबर 1962 पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% एक सीमा होनी चाहिए, आरक्षण 50% के ऊपर नहीं हो सकता। ये संविधान में कहीं नहीं लिखा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं नहीं कहा, पटेल साहब ने कभी नहीं कहा, हमारे संविधान के निर्माताओं ने कभी नहीं कहा था। 28 सितंबर 1962 को सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि आरक्षण 50% के ऊपर नहीं जा सकता। M.R. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। उसके बाद कई निर्णय में ये दोहराया गया, और सबसे महत्वपूर्ण जो जजमेंट आया, ऐतिहासिक जजमेंट, जिसके वजह से मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई, नरसिम्हा जी की सरकार, जब नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री थे और सीताराम केसरी जी समाज कल्याण मंत्री थे, 16 नवंबर 1992 16 नवंबर 1992, 16 नवंबर 1992, 16 नवंबर 1992, इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपको याद होगा, इंदिरा सोनी सब लोग जानते हैं। इंदिरा सोनी निर्णय में भी ये दोहराया गया कि आप मंडल कमीशन, मंडल आयोग की सिफारिशें आप लागू कर सकते हैं, ये बुनियादी संरचना के खिलाफ नहीं है, संविधान का कोई उल्लंघन नहीं है, संविधान के बुनियादी संरचना के खिलाफ नहीं है, पर एक शर्त लगाई, और वो शर्त क्या थी कि अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण 50% के ऊपर नहीं होगा। तो M.R. बालाजी का निर्णय उन्होंने दोहराया। एकमात्र राज्य जिसका आरक्षण का कानून हमारे संविधान में शामिल किया गया, 9वीं सूची में शामिल किया गया, 9th शेड्यूल में शामिल किया गया, और वो कौन सा कानून था? एंट्री 257, तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट्स and scheduled tribes, reservation of seats in educational institutions and appointments or posts in the services under the State Act 1993. नरसिम्हा जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। इस कानून अधिनियम को, तमिलनाडु के अधिनियम को तत्कालीन मुख्यमंत्री
जयललिता जी थी, उन्होंने बातचीत हुई केंद्र सरकार से और ये निर्णय लिया गया कि 9वीं सूची में ये अधिनियम शामिल किया जाए। इफेक्टिव 31/8/1994 ये शामिल किया गया। तो तमिलनाडु में आज संरक्षण 69% है, पर वो गैर संवैधानिक नहीं है, वो इलीगल नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, वो सुरक्षित है। हमारे संविधान के द्वारा वो सुरक्षित है, एकमात्र राज्य। तो ये 50% सीमा की मांग राहुल जी ने क्यों की? 50% की सीमा पहुंचाने की मांग खड़गे जी ने क्यों की? एआईसीसी ने क्यों की अहमदाबाद में? क्योंकि अगर आप 50% पार करोगे तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि गैर संवैधानिक, तमिलनाडु को हटा। और यही हुआ है बिहार में। जो कास्ट सर्वे कराया गया था जब कांग्रेस की सरकार थी, मिली जुली सरकार थी, पलटी के पहले सरकार थी, पलटी के पहले सरकार में करवाया था, और 65% आरक्षण बिहार में। वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने खारिज कर दी, वो सुप्रीम कोर्ट आए, अभी मामला लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। तो कुछ भी कहे, प्रधानमंत्री अभी बिहार जा रहे हैं, 4 तारीख को मेरे ख्याल में जा रहे हैं बिहार। हालांकि सऊदी अरेबिया से लौटे और फौरन और पार्टी मीटिंग में तो आए नहीं, पर बिहार चले गए। वो कुछ भी कहें आरक्षण को लेकर, 65% आरक्षण लागू नहीं होने वाला है बिहार में जब तक ये 50% सीमा नहीं हटाया जाएगा। क्या रोक रहा है मोदी सरकार को कि आप 9वीं सूची में शामिल कराओ, 9th शेड्यूल में शामिल कराओ, संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लाओ कि ये 50% लागू नहीं होगा। अब जातिगत जनगणना का जो है सामाजिक परिप्रेक्ष्य देखिए। अभी पूरे देश में जहां धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान के बीच में तगड़ी लड़ाई चल रही है, चाहे मुर्शिदाबाद का पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद हो, या 24 परगना हो, या हावड़ा हो, या फिर देश महाराष्ट्र का हो, या फिर किसी और राज्य का हो, वहाँ हिंदू मुसलमान के बीच जो खाई बढ़ रही है। अभी हाल ही में उत्तराखंड में भी ये घटना घटी है, जो सांप्रदायिक दंगे होते होते बचे हैं। तो ये जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल को एक तो डाइवर्ट करने का ये जातिगत जनगणना के तहत इसे एक दूसरा रूप देने की तैयारी हो रही है। अब जब जातिगत जनगणना शुरू होगी और उसके नतीजे आएंगे, आरक्षण लागू होगा, तो अब आप समझ सकते हैं जो देश में क्या स्थिति होगी। वो जातिगत दंगे शुरू हो जाएंगे, जैसा कि 1990 में हुआ था, जब बीपीसी की सरकार ने सरकारी नौकरी में आरक्षण 50% लागू किया था। तो उसके बाद गोस्वामी जैसे लो स्टूडेंट ने आत्मदाह करके ये अपना बलिदान दिया था। तो उसी तरह के ये घटनाएं काफ़ी घटेगी समाज में। जातियों के बीच, चाहे वो अपर कास्ट में ब्राह्मण हो, राजपूत हो, या फिर पिछड़ी जातियों के बीच में दंगे भी होंगे। इस बात से इनकार कोई नहीं कर सकता है। साथ ही इतना ही नहीं, अगर एसटी कम्युनिटी की भागीदारी, उसकी जनसंख्या कम हुई, या किसी एससी की जनसंख्या कम हुई और उसका रिजर्वेशन कम किया गया, तो इसका समाज पे कितना असर पड़ेगा और समाज में इसको लेकर के किस तरह से दंगे फसाद होंगे, यह आप सीधे तौर पे कल्पना कर सकते हैं। यानी किसी भी एंगल से ये जातिगत जनगणना जो है ये जायज़ नहीं लग रहा है। फिर भी सरकार की मर्जी है, सरकार जो चाहे इसे किस तरह से
जातिगत जनगणना करवाती है और उससे किस तरह से इम्प्लीमेंट करती है। अंग्रेज सरकार जब जातिगत जनगणना करवा करके 1931 में करवाई थी, उसके बाद इतनी हिम्मत नहीं हुई अंग्रेज सरकार में कि वो जातिगत जनगणना के आंकड़े डिस्क्लोज करे। चुप्पी साध गई अंग्रेज सरकार। 1941 में करवाई थी, लेकिन चुप्पी साध गई, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई और कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय, जिस समय में अंग्रेज को देखते ही लोगों को पेशाब हो जाता था, पेंट गीली हो जाती थी, तो उस हालत में जो जातिगत जनगणना करवाने का हश्र हुआ, जिसे अंग्रेज सरकार दफन कर दी, उस स्थिति को अंदाजा करके अब आप इस स्थिति में, वर्तमान स्थिति में, आज़ाद भारत में अंदाज़ा लगा सकते हैं जो क्या आलम हो सकता है, ये आप कल्पना कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।